करेंगे दिल्ली वालों, क्योंकि दिल्ली की एक बड़ी आबादी है और वो आबादी उंगलियों में गिने जाने वाली नहीं है, सैकड़ों या हजारों में नहीं है, लाखों की आबादी है जो एक फैसले से प्रभावित हो रही हैं और पूरे जीवन की जो कमाई होती है किसी भी इंसान की उसका घर होता है। तो दिल्ली में तकरीबन 15 लाख के करीब लोग हैं जिनके आशियाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों ये परिस्थिति बनी और जो आश्वासन उनको दिया जा रहा है, क्या उन आश्वासन पर एतबार किया जा सकता है? आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में ओजोन की टेंशन ने लाखों लोगों की नींद उड़ाई है। एक रिपोर्ट बताती है कि जिस तरीके से कार्रवाई की रूपरेखा है, अगर उसको अक्षरशः लागू किया गया तो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों के आशियाने पर संकट आएगा। इसलिए इस मामले को लेकर विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष लोगों के बीच जाकर उनको ये आश्वासन दे रहा है कि किसी का भी घर नहीं टूटेगा। दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बसी अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना के संरक्षित ओजोन इलाके से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जीडीए अवैध निर्माण और बस्तियों को हटाने की कार्रवाई तेज कर सकती है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली में राजनीति भी खूब हो रही है। हम उस राजनीति की बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि ओजोन है क्या और क्यों है इसको लेकर विवाद। ओजोन डीडीए का मास्टर प्लान है जो यमुना के डूब क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र बताता है। डीडीए डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। जगतपुर गांव, संगम विहार, बदरपुर में ओजोन के बोर्ड लग गए हैं। लाखों लोग इस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है। 22 किलोमीटर के क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को ओजोन घोषित किया गया है। यह इलाका वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 9700 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। राजधानी के इस इलाके का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और यमुना नदी को प्रदूषण से बचाना है। नियमों के मुताबिक यहाँ आवासीय निर्माण और अस्थायी मकान का निर्माण नहीं हो सकता। डीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक यमुना फ्लड प्लेन के अंदर करीब 90 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इस कार्रवाई के जद में जो बड़े इलाके आ रहे हैं उनमें दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र का इलाका आता है। दिल्ली के बड़े हिस्से में बुलडोजर के दहशत के बीच विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह विदुड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि दिल्ली में ओजोन इलाकों पर कार्रवाई नहीं होगी। सांसद विदुड़ी ने कहा कि दिल्ली में 10 अगस्त 2010 को जब दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 92 कॉलोनियों में ओजोन लगाया गया था। उस वक्त इसका विरोध किया गया। जब कॉलोनी रेगुलराइज्ड कर दी गई तो उन्हें ओजोन में नहीं डाला जाए। ओजोन गांव पर अप्लाई नहीं है और गांव के लोग अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर सकते हैं। ये अधिकार डीडीए ने मास्टर प्लान के हवाले से दिया था। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की कोई भी कॉलोनी जो पहले से बसी है उन्हें छुआ नहीं जाएगा। ओजोन का मतलब जिन गांव और कॉलोनियों में बाढ़ का पानी आता है वो ओजोन में आता है। दोनों नेताओं ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार भी किया। बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में डीडीए और एमसीडी दोनों संयुक्त एक उसका प्रेस रिलीज करने वाले। ओजोन जिसको कहा गया है उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया। चाहे वो गांव हो चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी सांसदों पर हमला बोला है।
संजीव झा ने कहा कि अगर केंद्र और दिल्ली में आपकी सरकार है तो फिर ये कहना कि अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे, आखिर ये किस बात का संकेत है? जो लोग डबल इंजन सरकार की ताकत की बात करते थे, आज वही डीडीए और अधिकारियों के सामने बेबस हैं। ओजोन क्षेत्र और डेमोलिशन का मुद्दा नया नहीं है। जब लोग सड़कों पर उतर आए तब जाकर बैठकें और बातचीत शुरू हुई। जनता जानना चाहती है कि जब इतने महीनों से घर टूट रहे थे तो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? जनता को आश्वासन है, समाधान चाहिए। पिछले 6 महीने से तो घर तोड़ रहे हैं, तो अगर 6 महीने से घर तोड़ रहे हैं तो आप चुप बैठे थे। अब जब लोग आपसे सवाल पूछने लगे तो आप फिर लिपापोती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों को अब अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आप बात नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में इस वक्त ओजोन राजनीति के केंद्र में है और लाखों लोगों की धड़कन इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि आखिर उनकी आशियाने का क्या होगा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से उनको आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जब तक कुछ आधिकारिक न हो तब तक मामले में संशय बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाक युद्ध का मंच। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनको नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, ओजोन विवाद जो है, इस विवाद का समाधान क्या है? दूसरा सवाल, ये जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, क्या ये थमेगा? तीसरा सवाल, लाखों लोग जो इस बुलडोजर एक्शन से या इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, उनको राहत कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है और चर्चा इसी नोट पर ही होनी चाहिए कि कैसे लोगों को राहत मिलेगी। तो दिल्ली में ओजोन क्या है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओजोन जो दिल्ली का मास्टर प्लान है, उसमें यमुना का जो बेल्ट है 22 किलोमीटर के करीब है, जो हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होती है, पल्ला गांव, और वहाँ से जब ये बदरपुर के पास से जब ये दिल्ली की सीमा से निकलकर उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है, तो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस पूरे क्षेत्र को इस मास्टर प्लान के तहत जो फ्लड बैंक जिसको हम कहते हैं, फ्लड बेल्ट कहते हैं, उसको ओजोन के तौर पर घोषित किया गया है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल ये है कि इस क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा और इसको पूरी तरीके से इलीगल कर दिया गया है, ताकि पानी का जो प्रवाह है, यमुना का प्रवाह है, वो लगातार होता रहे। चलिए, मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं जो इस वक्त चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपको परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विष्णु पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से। सर, एक बड़ी आबादी है जो फैसले से प्रभावित हो रही है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर घर टूटेंगे तो लोग कहां जाएंगे? ये मूल प्रश्न है। और कैसे ये आपकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे सुनिश्चित करेगी कि डेमोलिशन ना हो? क्योंकि सर, जो मेरी जानकारी है, ये जो ओजोन है, इसमें भी कैटेगराइजेशन हुआ है। एक कैटेगरी है जिसमें ये किया गया कि भाई इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो एकदम नदी में ही घर बना दिया है। एक है, दूसरा है जिसको कैटेगरी 2 में रखा गया है, जिस पर विचार किया जा सकता है। तो कैसे आप लोगों के घर को 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो फैल चुका है, पूर्व में गलतियां हुई, उसी का नतीजा है कि ये सारी चीजें हुई हैं, कैसे इसको आप बचाएंगे? देखिए धर्मराज जी, आपको मेरा नमस्कार, और जो जनता हमारे इस डिबेट को सुन रही है उसको भी नमस्कार, और साथ में हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी। दिल्ली के इस डूब इलाका वो समझिए कि यमुना नदी के जो साइड में जगह बची हुई है, जहां कभी यमुना नदी बहती थी, उस इलाके को कहते हैं। और वो
जब इसमें पुल नहीं बने थे, बांध नहीं बने थे, तो पानी काफी भर जाता था, तो एक बहुत बड़ा इलाका कहलाता था। इसमें 2 जोन है, एक O जोन है और एक F जोन है, और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो F जोन है वो तय किया गया कि ये इलाके 2008 की बात है, ये मैं बताऊं 24 मार्च 2008 को ये नियमित कर दिया गया था कि ये क्षेत्र जो है ये O जोन में नहीं है, ये F जोन में है, और उसको संरक्षित रख दिया गया। ठीक है, फिर 10 अगस्त 2010 को वापस जो दिल्ली की उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वापस इस जोन को, O जोन को, जो ये F जोन बनाया था, उसको वापस O जोन में डाल दिया। और कारण क्या कहा, एक एनजीओ ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। ठीक है, 2013 में इसको वापस ठीक करने का प्रयास किया गया और इसके लिए नोटिफिकेशन भी हुआ, वो भी 28 सितंबर 2013 को। फिर एक एनजीओ ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और 2015 में एनजीओ के ऑब्जेक्शन को भी सेटल कर दिया गया था एनजीटी के द्वारा। तो अब 2 क्षेत्र हैं उसके अंदर, एक O जोन है और एक F जोन है। अब जो F जोन है उसको नोटिफाई कर दिया गया था 2000 आप समझिए कि 2015 में, पर उस नोटिफिकेशन के बाद वो बाइफरकेशन नहीं हुआ कि ये वाला एरिया यहाँ तक है या यहाँ तक नहीं। तो हमने जब ये टूटने की बात आई तो जो O जोन में अभी है, जो एक्चुअल O जोन में है, जो नदी के बाढ़ आने पर डूब जाते हैं, उसको खाली कराया जाए। और दूसरी चीज, चाहे वो O जोन हो चाहे F जोन हो, उसमें कोई नया घर नहीं बन सकता। तो कोई भी नया घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो तोड़ने का अधिकार सरकार। पुराना घर कोई नहीं तोड़ा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम भी लेते हैं, दिल्ली सरकार भी लेती है, हमारे एमपी मनोज तिवारी जी और रामवीर सिंह बिधूरी जी ने भी ली है, और एलजी के साथ मीटिंग भी हुई है। तो दोनों चीजों को मिलाकर हमारा विपक्ष एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। यहाँ पर जो लोग भी हैं वो सब तोड़े जा रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, यदि ये जो नदी के पास का क्षेत्र है जहां पानी आ जाता है, उसको यदि नहीं हटाया जाएगा तो 1 महीने के बाद यही लोग हमसे कहेंगे कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी। इसलिए अब बारिश का समय आने वाला है, बारिश होने वाली है और बाढ़ आ जाती है कभी कभार दिल्ली में, उसको ध्यान में रखते हुए वो सब जगह जो एक्चुअल O जोन में हैं उनको हटाया जा रहा है और F जोन के नए घर नहीं बनने दिए जा रहे हैं। ये दोनों चीजों को हम समझाना चाहते हैं आपके चैनल पर। कोई भी ऐसा घर जो पुराना बना हुआ है F जोन में, जो 2008 में रखा गया था, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, और O जोन में हम कोई भी घर जो एक्चुअल O जोन है अभी, जिसको हमने तय किया है, जो नोटिफिकेशन जिसका हो गया था, बाइफरकेशन नहीं हुआ था, उसके अंदर हम किसी घर को भी रहने नहीं देंगे। कारण है कि उसमें बाढ़ आ जाती है। इट इज वेरी क्लियर। ठीक है विष्णु पांडे जी, एक तो लकीर आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये बात होती है। मैं भी इस चीज को समझता हूं कि जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर घर बनाया है, उनके घर को अगर तोड़ा जाएगा तो उनको बुरा लगेगा, उनके सपने टूटेंगे। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि दिल्ली के लिए यमुना जीवनदायिनी है और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। मैं किसी सरकार को नहीं कोस रहा, किसी पार्टी को नहीं कोस रहा, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो यमुना का बेल्ट कहते हैं, फ्लड बेल्ट कहते हैं, उसमें बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और जब तक उस कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया जाएगा तब तक यमुना का प्रवाह सही नहीं होगा और तब तक यमुना को फिर से विकसित नहीं किया जा सकता, यमुना को पुनर्जीवन नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल है कि इसमें कोई भी सरकार करे तो क्या करे। धर्मराज जी, ये जितनी भी कॉलोनियां 92 कॉलोनियों के आसपास है और गांव है जो इसमें, ये तकरीबन 20 साल 30 साल हो गई, मतलब सन 2010 से पहले की बसावट हो रखी है। काफी जितने 15 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख मकान है इसके अंदर। देखिए, दिल्ली की जनता को डर क्यों? दिल्ली की जनता को ये डर है कि बीजेपी जो बोलती है वो बिल्कुल नहीं करती।
जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसका एक ही मिशन चल रहा है, वो है घर तोड़ो। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला कि कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी, उसके बाद भी टूट रही है। हरदीप पुरी जी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि नहीं जी ये भ्रम फैलाया जा रहा है, झुग्गियां नहीं टूटेगी, टूट रही हैं। लोगों ने घर तोड़े, हजारों झुग्गियां टूटी हैं, कई लोग बेघर हुए। तो इसी वजह से दिल्ली की जो जनता है, जो ओजोन में भी आ चुकी है, उनको डर हो चुका है कि भाई बीजेपी की बातों पे कैसे विश्वास करोगे आप। वो तो पहले 1.5 साल से जो बोल रही है उसका तो उल्टा काम कर रही है। ये देखिए 2013 में ही डीडीए ने इसको ओजोन की नोटिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए रिव्यू कर दिया था। संसद से जो है दिल्ली का जो स्पेशल एक प्रोविजन बनाया गया, उसमें 31 दिसंबर 2026 तक इन सभी कॉलोनियों को जो है इनको बोला गया अब तक तो कुछ समाधान निकाल लेंगे। ये अभी इसमें तेजी हो गई है क्योंकि वो डेडलाइन 6 महीने में पूरी होने वाली है। मेरा प्रश्न ये होता है, डीडीए जब 12 साल से बीजेपी के पास है तो अब 12 साल से कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाए, बल्कि 2013 में डीडीए ने कह दिया था ये चीजें। तो भ्रम की स्थिति तो ये लोग पैदा कर रहे हैं। मतलब क्या अधिकारी इनके उसमें कंट्रोल में नहीं हुए? इसका मतलब क्या अधिकारी को पता ही नहीं क्या हो रहा है? अब आप एक चीज सोचिए, ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मकान पुराना होगा टूटेगा तो हम बनने नहीं देंगे, वहां कोई कंस्ट्रक्शन होगी नहीं। अब एक गली है वो ओजोन में आ गई है, अब उसके अंदर कोई घर है जो बिल्कुल डिमोलिश हो सकता है, उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, तो अब वो आदमी घर तोड़ के नहीं बना पाया। क्यों? अगर बनाएगा तो बनने नहीं देंगे। वहां पे 20 और 30 साल से नालियां हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, वहां पे पानी के कनेक्शंस हैं, वहां पे सीवर के कनेक्शन है, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कई सालों से वहां पे टैक्स में पैसा बर्बाद हो रहा है। आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, डीडीए सो रही है, इसका मतलब केंद्र सरकार सो रही है। ये एक्चुअल स्थिति है। मतलब दिल्ली की जनता को ये डर हो गया है कि बीजेपी जो बोलती है वो बिल्कुल उल्टा करती है। तो कैसे विश्वास करे सांसद जी का, कैसे विश्वास करे प्रशासन का? अगर उनको जब जाना ही नहीं होता तो जब 31 दिसंबर 2026 तक टाइम दे रखा था कि इसको लैंड यूज को लेकर कुछ नया एक्ट लेके आएंगे, क्या लेके आए हैं? तो भाई स्थिति क्यों नहीं पैदा होगी? आप शालीमार बाग देख लीजिए, कई इलाके देख लीजिए, देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन फेवर में कोई भी नहीं है, वो हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन अगर वो है तो उसको रोकना चाहिए। अगर उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही उसको रोकना चाहिए। उसके अंदर क्या टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होना चाहिए? वो है नहीं, तो क्यों बर्बाद हुआ? ठीक है, आज वहां पे ठीक है विष्णु जी मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले शुभेंदु जी जल्दी से सर 30 सेकंड बोल लीजिए आप। दोनों जवाब। अभी तक जितनी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं, झुग्गी झोपड़ी, वो जहां पे सर्विसेज जो ये रेलवे स्टेशन के पास आ गई थी, रेलवे पटरी के ऊपर बन गई थी, या नाला साहब को रोक दिया था उन्होंने, या अभी शालीमार बाग की बात कर रहे हैं, वंदना कुमारी इनकी एमएलए थी, उनका भी रेलवे लाइन पे बन गया था। और यहाँ पर भी जिसके लिए रोना मचा रहे हैं वो बुढ़ारी के जो विधायक थे उनका भी बनाए थे, मतलब है अभी उनका भी घर बना हुआ है दूब क्षेत्र में। कैसी बातें करते हो विष्णु जी? आपको ये समझ में नहीं आता कि झुग्गियां केवल वो तोड़ी गई हैं जो ऐसी सर्विसेज के बीच में आ रही थी। और एक बात और समझ लो, वंदना कुमारी हो चाहे आपके यहाँ बुराड़ी के जो विधायक हो, दोनों लोगों का दोनों जगह घर है। ये क्यों बनाया आपने? ये 2008 के पहले कोई आपके विधायक थे वहां पे, फिर भी कैसी बातें करते हो? ठीक, गलत है तो गलत है। चलिए ठीक है, हाजी साहब के पास जाऊंगा। सर ये बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? ये जो ओजोन है, क्योंकि हर समस्या इंटरकनेक्टेड है, दिल्ली में जितनी भी समस्या है अगर आप इसको बहुत विस्तार से देखेंगे समझेंगे तो हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब तक आप उन समस्याओं का एड्रेस करने के लिए जाएंगे तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई इसको नहीं छूना है। आप इंक्रोचमेंट की बात करेंगे तो उसमें हर जगह इंक्रोचमेंट का मसला आएगा। इंक्रोचमेंट अगर हो चुका है तो या तो आप वो उस इंक्रोचमेंट को झेलो, सरकार को व्यवस्था को कोसो, और अगर सरकार हटाए तो फिर उस पर आपत्ति। तो इस समस्या का समाधान क्या है सर ओजोन वाले का? धर्मराज जी, पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार आदाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है जितने भी अभी तक आज तक जितने भी मकान बने हुए हैं सबको ऑथराइज किया जाए, सबको लीगल सरकार एक लेकर आए ऐसा एक कानून जिससे सारे मकान हो जाएं। जो आज के बाद से मकान बन रहे हैं और ये सब जो बन रहे हैं मकान आज के बाद से, उन मकानों को ना बनना दिया जाए। मगर जब ये मकान बन जाते हैं और लोग 20 साल 30 साल 20 साल 40 साल लोग यहाँ रहते हैं, पानी का
कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, फिर 30-40 साल बाद जब उनका वो एक आशियाना बन जाता है, फिर सरकार उस नींद से जगती है और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाती है। ये न्याय नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन भी करेगी और धरना प्रदर्शन से लेकर हर जगह ऐसे लोगों का साथ देने का काम हम करेंगे। मगर हम भाजपा से यही मांग कर रहे हैं कि जितनी भी अनधिकृत कॉलोनियां हैं या जो ओजोन में लोग आ गए हैं, जो अभी जिनके मकान बनेंगे आगे, फिलहाल के मकान है, उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। सरकार एक ऐसा अधिवेशन लाके जो भी उनका जिस भी तरीके से सारा कुछ कर सकते हैं तो उनके मकानों को बचाएं। मगर भाजपा की रणनीति शुरू से ही रहती है, जब जब भाजपा आती है इस तरीके का बुलडोजर और इस तरीके का जो इनकी एक मतलब जनता को खत्म करने वाली बात, जनता के मकान तोड़। आप ये बताइए धर्मराज जी, आप एक आशियाना बनाने के लिए कितना जद्दोजहद और कितने साल की आदमी अपने जो है सेव मनी बचा के और इस तरीके से घर बनाता है और सरकार जरा सी देर में, मगर जब वो अधिकारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन अधिकारियों ने वो मकान बनने दिए तो कनेक्शन कैसे मिल गए? अगर वो अवैध थे तो उनके मकान के कनेक्शन कैसे मिले? तो ये सारी चीजें मिलकर बात यही हो रही है कि किसी भी तरीके से भाजपा सरकार की नीति जो है वो विनाशकारी नीति है और ये बुलडोजर से पूरी दिल्ली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो झुग्गी वाले हो, मकान वाले हो, अगर इन्हें इतनी चिंता है तो इतने सारे कुतुब मीनार के पास में एक पूरी बस्ती है, वहां पे जाके दिखा दीजिए। अगर सरकार हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है उसको बुलडोजर चलाने के, मगर वहां सब वीआईपी लोगों के घर है, वहां पे तो सरकार कुछ नहीं करती। मगर ये एक्शन वहां लेती है जहाँ गरीब होते हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास, जो बेचारे प्लान करके यहाँ दिल्ली में अपना एक आशियाना बनाते हैं, गरीब लोग, उनको उजाड़ने की जो रणनीति है बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है। विपिन शर्मा जी, एक बात बताइए सर, दो पहलू है। एक जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें तो घर टूटेंगे ही कुछ, जिन्होंने पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया, जो एकदम नदी पर ही बना दिया गया है। और देखिएगा जब मानसून शुरू होता है तो एक बड़ा सरकार का पैसा, सरकार के रिसोर्सेज लगते हैं लोगों को वहाँ से हटाने के लिए, और वो 2-3 महीने का वो पूरा फेज होता है जब आपको टेंट बनाने पड़ते हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो पक्के मकानों तक में यमुना का पानी घुसता है, लोगों के कई फ्लोर तक डूब जाते हैं, यानी वो कितने नीचे में बने हुए हैं। एक इनका पक्ष है। दूसरा पक्ष जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि अब तक जितने बन गए इनको रेगुलराइज कर दो, अब से जो बनता है उनको आप इलीगल मानो। आप किस पक्ष से ज्यादा सहमत है सर? धन्यवाद धर्मराज जी। देखिए, दो बातें हैं जो मुझे लगता है अभी तक इस चर्चा में जिस बात का जिक्र नहीं हुआ है, कि पहली बात कि जो ओजोन एरिया का डिमार्केशन हुआ है वो एक पहलू है। दूसरा, ये ऐसा कोई नहीं बोला गया कि ये जो यहां पर डेमोलिशन शुरू होगी या बुलडोजर चलेगा, ये दोनों अलग बातें हैं। तो पहले तो इनको अलग करना चाहिए कि जो कई इलाकों को चिन्हित करा गया है जो ओजोन क्षेत्र में आते हैं और फ्लड प्लेन्स पे और जहां पर बाढ़ का खतरा होता है, प्रदूषण की बात करें और जिनको अवैध बोला जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जो इतने वर्षों से यहां पर बसे हुए थे, बिजली और पानी का भुगतान कर रहे थे, तो यहां पर जिन लोगों ने प्लॉट लिए, जो रहने की जगह थी, वो किन प्रॉपर्टी डीलर से मिले, क्या उसके पीछे हकीकत थी, वो कैसे ये सारा जो सिलसिलेवार तरीके से जो काम हुआ वो कैसे हुआ, कि किसने इन सब चीजों को शरण दी। और साथ साथ सरकारें तो कईयों की रही है। यहाँ पर बड़ा आसान होता है कि जब आप विपक्ष में आ जाएं तो सत्ता पक्ष पे हमलावर हो जाएं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सवाल पूछे जाएंगे सत्ता पक्ष वालों से, सरकार से। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, किशनगंज, वहां पर रेलवे लाइन है, वहां पर कुछ समस्या थी, पानी की समस्या थी, कुछ बाकी जो काम करने वाले लोग थे वो समस्या थी। तो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके पास मैं गया, उनको अवगत कराया मैंने बोला मैं इस इलाके को देखता हूं, अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़ा हूं, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्रवाई शुरू करी
तो यहां पर आपको नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये 15 लाख का आंकड़ा है, बड़ी जरूरी बात है कि अगर एकाएक, क्योंकि चुनावी मैदान में अलग बात थी कि शुभेंदु जी ने जो बातें बोली, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूं, इन्होंने जो पक्ष रखा, जो विचार रखे। मैं साथ साथ एक बात उसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, हमें बहुत उम्मीदें हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो निश्चित बात है उस पे सबका भरोसा कायम हो जाता है। तो जब एक विश्वास दिलाया था चुनावी मैदान में, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, वो प्रक्रिया चल रही थी और चुनावी रैलियां चल रही थी, तो वहां पर कई मुद्दों को लेकर आश्वस्त करा था, और एक बड़ी जरूरी बात जो उभर के आई कि जहां झुकी वहां मकान। तो यहां पर अगर बेघर, सबसे जरूरी बात है, एक फिल्म भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो यहां पर अगर आप छत खींच ले, किसी से ले लेंगे एकाएक, तो उसका विकल्प क्या है? और खासतौर पे इसलिए समाधान, मैं रेगुलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो कांग्रेस के अभी वरिष्ठ प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उस पे मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन साथ साथ यहां पर अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चिंता जताई है ये फ्लड प्लेन्स को लेकर, तो वो, और साथ में जितने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वैसे हम हवाला देते हैं एनवायरमेंटल जितने एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के जितने विश्लेषक हैं, तो उनकी बातों को आगे रखते हैं, बोलते हैं उन्होंने ये चिंता जताई है, तो इसका मतलब है संज्ञान लेना चाहिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जरूर पूछा जाएगा कि यहां पर विकल्प क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ऐसा तो नहीं कि कोई माई बाप ना हो, और तो फिर इंसान किसके पास जाके गुहार लगाए? आप, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रेगुलराइजेशन दूसरी बात है, और साथ साथ जरूरी बात है कि आप इतने वर्षों से अगर वो रह रहे हैं, जिसकी भी सरकारों ने बसाया उनको, वो एक अलग बात है, वो उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां पर अभी क्योंकि वर्तमान में किसकी सरकार है? रेखा गुप्ता जी की सरकार है, और अगर यहां पर कुछ कार्रवाई हो रही है, डीडीए की तरफ से कार्रवाई होगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, तो ऑल्टरनेट कुछ सॉल्यूशन सामने जरूर आना चाहिए, ताकि एकाएक अगर यहां पर बुलडोजर चलता है और लोग बेघर हो जाते हैं, तो निश्चित बात है बहुत चिंता की बात होगी। ठीक है सर, देखिए आपने कहा ना, लेकिन इसमें एक छोटा सा जवाब मैं शुभेंदु जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे, इस समस्या को एड्रेस करने के लिए आपको कहीं तो थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि यमुना को लेकर हम सभी लोग बात करते हैं। अब ये भी मेरा अपना ये मत है कि एनजीटी जो कह रहा है वो 100% आप उसको प्रैक्टिकली कोई सरकार नहीं फॉलो कर सकती है। जो एनजीटी जो कह रहा है, जिस तरीके की बातें कह रहा है, 100% कोई सरकार प्रैक्टिकली उसको मान ही नहीं सकती है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस आप उत्तर कोरिया वाला है ना किम जोंग, उस मोड पे ना आ जाए, तब तक आप वो उसको 100% इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मानवीय पक्ष भी आता है। लेकिन आपको एक लकीर तो खींचना पड़ेगा ना सर, कि इसके इधर वाले हैं उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन इसके इधर वाले जो हैं, सॉरी, आप लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आप लोगों के कारण समस्या क्रिएट हो रही है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सवाल पूछा, मैं निश्चित बात है इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। देखिए, फिर दोबारा बात वही आती है घूम फिर के कि दो पहलू हैं इसमें भी। यहाँ पर पहला पहलू तो ये भी है कि अगर आप एकाएक जो आपने जिस शक्ति की बात करी, एक नजीर पेश करने की बात करी, एक मिसाल कायम करने की बात करी, एनजीटी की बात भी आपकी दुरुस्त है कि पूरा कोई ये नहीं है कि 100% उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और ये अगर कोई उम्मीद करता है तो ये मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर संज्ञान में लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा शुभेंदु जी जरूर इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जगमोहन साहब जिनको कोई भूल नहीं सकता, वैष्णो देवी जी की यात्रा, जो पूरा रास्ता, एक यात्रा सुगम कराई, जो रास्ता बनवाया, तो वो सदियों तक हमेशा उनको याद करा जाएगा। लेकिन पुश्ता यमुना में जब लोगों को बेघर करा गया, और वहां पर जब चुनाव हुए, उसके बाद वहां पर जब मुकाबला था अजय माकन जी के साथ था, तो उम्मीद नहीं थी कि अजय माकन जी उनको शिकस्त दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ। और जब आकलन करा गया, ये पाया गया, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं,
कि वो जो अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, तो इसका मतलब है लोगों के बात गले नहीं उतरी। भले ही आपने उसको तब भी कुछ ना कुछ तो दलील दी होगी सरकार ने, किसके पीछे क्या कारण है। ऐसा तो है नहीं उसके पीछे कोई रैशनल नहीं होगा, एकाएक आपने बुलडोजर चला दिया है, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर कोर्ट की प्रक्रिया है। दिल्ली में भी यहाँ पर जब दुकानों को सीलिंग करा गया, उसको लेकर अलग वाद विवाद हो गया, जबकि लोग भूल गए कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई हो रही है और कोर्ट के ऑर्डर है। लेकिन ये राजनीति है, थमने का नाम नहीं लेती और हर कोई मौका परस्त है। 19-20 का फर्क हो सकता है धर्मराज जी, जब सत्ता पक्ष में आते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो रवैया अलग हो जाता है। ठीक है शुभेंदु जी, एक पॉइंट सर इसमें है कि आप पता नहीं उससे कितने सहमत हैं, नहीं सहमत हैं कि दिल्ली में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं और दिल्ली में एक बड़ी आबादी है, कुछ ने जाने अनजाने और कुछ लोगों ने जानबूझकर लॉ को वायलेट किया है और उसके लिए उन्होंने हो सकता है अलग अलग वक्त में जो जिम्मेदार लोग होंगे उनको अलग अलग तरीके से ऑब्लाइज किया है होगा, तभी ये संभव हो पाया है। इसमें तो कोई इफन बट नहीं है। अब मसला ये है कि जैसे अभी आग लगी तो अब कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा है तो उन पर एक्शन होना चाहिए। तो भाई पता चल रहा है कि इस तरीके से तो बड़ी तादाद है जिन्होंने नियमों को उल्लंघन करके, ऑर्डर 4-6 रूम का है, उन्होंने 24-25 रूम बना रखे हैं। जहाँ पर फायर का एनओसी नहीं है, ऐसे भी बड़ी तादाद में पब्लिक प्लेसेस में दुकानें चल रही हैं या संस्थाएं चल रही हैं। सेम विथ ये यमुना बेल्ट वाला मसला है। यानी कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, डीडीए उसी के अधीन है, उनके लिए एक बड़ा हार्ड टास्क है दिल्ली कि आप दिल्ली को एक उसी बेहतर पटरी पर लेकर आएं, क्योंकि जहां पर आप छूइएगा, जिस जगह को आप टच कीजिएगा, आपको इलीगलिटीज नजर आएंगी। धर्मराज जी, इसमें मैंने पहले बहुत क्लैरिटी में बताया है कि यदि यमुना के बाढ़ से जो लोग ग्रसित हो सकते हैं, जिसको आज की तारीख में हम ओजोन मानते हैं, उसके अंदर कोई भी घर नहीं रहेगा। जो 2015 में नोटिफाइड कर दिया कि नोटिफाई नहीं हो पाया था पर उसको डाल दिया गया था एफ जोन में, जो 2008-2013 की जो प्रक्रियाएं थी, उन एफ जोन में कोई भी घर पुराना नहीं टूटेगा पर नया घर नहीं बनने दिया जाएगा। ये बहुत क्लियर। अब जो घर टूटेगा, जो आपने बात कही, उस बात का सोल्यूशन एक और है कि इन लोगों को एक घर दे दिया जाए कहीं पर। जो आदमी नहीं घर मिला, कोई झोपड़ी है, जैसे हम लोगों ने जितने भी झोपड़ियों को विस्थापित किया, उतने घर हमने नरेला में जो 48,000-51,000 घर थे जो अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के द्वारा बनाए हुए थे, नहीं दिए थे, उसमें एलोकेट किए हमने। तो ऐसे ही इसमें भी यदि 5-10 हजार 20 हजार लोग ऐसे हैं जिनके घर टूटते हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार तो सफाई ओजोन की क्लियर होनी चाहिए। वरना कल आप कहोगे कि शुभेंदु जी आज यहाँ पर बाढ़ से इतने लोग मर गए, तो क्या दिल्ली सरकार सो रही थी? तब हम आपको ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम उनका घर नहीं तोड़ पा रहे। हम उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरा ये कहना है कि जो डेंजर जोन में आता है उनको इस महीने के आखिरी तक हटा दिया जाएगा। जो लोग उसमें से जुड़े हुए हैं वो लोग अपना आप खाली कर दें और उनको चिन्हित कर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से दिल्ली सरकार विस्थापित करे। सर, ये एक सोल्यूशन। मैं एक बात धर्मराज जी, एक मिनट में आता हूं सर, आपकी हो 30 सेकंड। नहीं, एक मिनट में मैं आता हूं सर, एक अपडेट दे देता हूं अपने दर्शकों को कि देखिए जिस ओजोन की हम बात कर रहे हैं उसी ओजोन को लेकर ये अपडेट है। जो 91 कॉलोनी हैं उनको एक राहत मिली है। जो पुराने निर्माण हैं उस पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि कैसे इन लोगों को राहत दी जाए, उसको लेकर सीएम चर्चा करेंगी। नए निर्माण पर जो प्रतिबंध है वो आगे भी जारी रहेगा। लोगों में जो भ्रम की स्थिति
बनी हुई है, भ्रम की स्थिति फैली है, उसको भी दूर करना ज़रूरी है। सांसदों और विधायकों ने बैठक के बाद इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सरकार अपने स्तर पर इस पर चर्चा करेगी। यमुना फ्लड प्लेन में नए निर्माण पर अब निगरानी को बढ़ाया जाएगा और फिलहाल ये एक तरीके से पॉज ही किसको कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, एब्सोल्यूट पॉज होगा, ये तो बैठक के तय होगा। लेकिन अभी एक टेम्पररी पॉज ज़रूर इस एक्शन पर लगा है। और देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मनोहर लाल से मुलाकात की है। मनोहर लाल शहरी विकास मंत्री हैं भारत सरकार में। मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट बताया है और कहा जा रहा है कि जनहित और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सार्थक विचार केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की हुई है। लेकिन दिल्ली में पिछले एक सप्ताह या 10 दिन में जिस तरीके की घटनाक्रम हुई हैं, उस दौर में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार से ऊपर उठकर देखना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में आग लगना हो, बिल्डिंग धाराशायी होना हो, या फिर ये ओजोन का जो मसला है, ये शहरी विकास के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन दिल्ली की वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो ज़रूर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से इन मसलों पर भी बात हुई होगी। एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। अब विपिन जी बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप? मैं देखिए, बहुत जरूरी बात अभी शुभेंदु जी ने बात बोली है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करी कि यहाँ पर तब रोने से क्या फायदा कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए। निश्चित बात है, वो उस बात में पूरा दम है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हम उसके बाद घड़ियाली आंसू रोए। अभी देखा यहाँ पर क्या अग्निकांड क्या हुआ था दिल्ली में, कितने लोग मरे हौजरानी में। तो यहाँ पर निश्चित बात है, समय रहते कदम उठाने चाहिए, और यही बात मैंने भी करी। लेकिन साथ साथ ये बोला कि विकल्प आप दें, क्योंकि ताकि अगर एकाएक आप छत छीन लेते हैं, बेघर कर देते हैं, उस स्थिति में वो लोग कहां जाएंगे? उनका क्या कसूर है कि अगर उनको चाहे वैध तरीके से बसाया गया, उसके पीछे कोई तो सरकारी तत्वों का हाथ होगा। तो वो चीज, तो इसका मतलब है संयुक्त जिम्मेदारी है। अकेले सिर्फ उनको इस मार को झेलना पड़े तो ये मुझे लगता है नाइंसाफी हो जाएगी। जो कार्रवाई बनती है वो जरूर करनी चाहिए, समय रहते करनी चाहिए। मैं 2 कदम आगे चलूंगा, सदर बाजार जो इलाका है, जो तारों के झंझाल लटक रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर घूम फिर के बात यह आती है, संक्षेप में बोलूंगा, कि जब कार्रवाई होती है फिर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि आपको बेघर करा जा रहा है या सरकार बुलडोजर चला रही है, पीला पंजा आ गया। तो वो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। जो काम बनते हैं जायज काम है, और अगर पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें, और साथ साथ अगर बाढ़ का खतरा है, कुछ समय पहले जब यहाँ यमुना में बाढ़ आई थी, हर एक ने अपनी भूमिका निभाई है। और मुझे बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, मेरे 92 वर्षीय पिताजी यमुना फ्लड वॉरियर बन के उभरे। जब वो जितने लोग थे वहां पर, उनको खाद को जो लोग अपने राहत शिविर लगा के बैठे थे, उन्होंने अपने काम करे, लेकिन साथ साथ राशन पानी वो पहुंचाया। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ना आए बाढ़ वाली, उसके पहले जो कदम उठाने चाहिए पुख्ता, वो उठाने चाहिए समय रहते। चलिए सर, ठीक है। विष्णु पांडे जी का मैं रुख कर लेता हूँ। विष्णु जी, अब सर सीधे एक उस मुद्दे पर आते हैं जिसके हम बात कर रहे थे कि देखिए, सरकार के स्तर पर भी जिस तरीके से सांसद हों, उत्तर पूर्वी दिल्ली के मनोज तिवारी हों या फिर रामवीर सिंह विदुड़ी दक्षिण दिल्ली के, ये लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको आश्वासन दिया जा रहा है। यानी कि इस फैसले का रिपरकशन क्या है ये सत्ता पक्ष भी समझ रहा है, इसलिए देखिए बैठकें भी कॉल की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, बीच का रास्ता तो देखिए निकालना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि ये जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो किसके राज में हुए? वो बीजेपी की एमसीडी की राज में हुए। 2007 से लेकर 2022 तक कौन थे? बीजेपी थी। जितने भी लाइसेंस बैठे, चाहे कॉलोनियां बैठे, जो एमसीडी में नहीं आता है सर, ये एमसीडी में नहीं आता है, दिल्ली सरकार में आता है। हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार में आता है, एमसीडी का एरिया नहीं है ये। अवस्थी जी, आप फिर बात काट रहे हो, मैं आपकी बात को जवाब दूंगा।
अवस्थिति गलत बात है ना। क्षेत्र का क्षेत्र चलिए एमसीडी में ठीक है, नहीं ठीक आता है है। शुभेंदु जी, देखिए उनका कहना है यमुना बेल्ट दिल्ली सरकार के दिन ही आता है, एमसीडी का दिन नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप हाँ अरे अवस्थी जी मेरी, हाँ अवस्थी जी देखिए मेरा बात का कहने को सुन लीजिए ना, आप काटिए मत प्लीज। देखिए इन्होंने पहले बात करी कि आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हर जगह झुग्गियां तोड़ रहे हैं, तो वो बसी तो एमसीडी के उसमें थी भाई, अधिकारी मिले हुए थे। दूसरी बात, आज ये पीला पंजा क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आप सोचिए ना, आज डीडीए क्यों सो के उठी हुई है? क्योंकि दिल्ली बीजेपी की सरकार है, ये 4 इंजन की सरकार है, तभी तो हर जगह पहुंच जाए, नोटिस ले लेके पहुंच रहे हैं वो लोग। उससे पहले क्यों नहीं पहुंचे? और अगर पहुंच भी रहे हैं तो आप लोगों के बीच में पहले सर्वे करके अल्टरनेट ऑप्शन लेके जाएंगे। देखिए अगर ऐसी स्थिति है तो भाई, अगर स्थिति है तो समाधान लेके जाएंगे। अब आपने एक नोटिस दे दिया, आपने डर फैला दिया, आपने पूरा माहौल बना दिया, लोग उठ के लोगों की नींद उड़ा दी और लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और एमपी साहब से, अब एमपी साहब मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कीजिए ना, वो तो जाहिर सी बातें करनी चाहिए, लेकिन ये डर माहौल फैला क्यों रहे हैं? ऐसी स्थिति को आप सोचेंगे ऐसे तो निकले, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन देना पड़ेगा। तो क्या आप डर का माहौल बना के अल्टरनेट ऑप्शन देंगे लोगों को कि देखो हम तुम्हारा घर तोड़े, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास आ जाओ, अब हम तुम्हारे लिए सोचेंगे? सर डर का माहौल बना के थोड़ी आप किसी को अल्टरनेट ऑप्शन निकालेंगे। आपको तो वो प्लान पहले से लेके चलना पड़ेगा। ये तो डीडीए को भी पता है शुरू से कि 31 दिसंबर तक आपको उसमें नोटिफिकेशन को फाइनल करना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को भी पता है, ये सबको पता है ये बात। और पता होने के बावजूद भी आप सीधा नोटिस चिपका देते हैं। आप सॉल्यूशन लेके नहीं आए 10-12 साल में। भाई डीडीए आप ही के पास तो है सर, नोटिफिकेशन 2013 में हो चुका था, तो सवाल तो इनके पे उठेगी कार्यशैली में बीजेपी की, क्यों कर क्या रहे इसका मतलब इतने सालों से। आज जब भाई कौन आदमी अपना घर तोड़ना चाहे? कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। डीडीए क्या, डीडीए के ऑफिशियल्स अगर वो सो रहे थे, इसका मतलब अगर उस क्षेत्र में, अगर उस जोन में अगर काम हो रहा था तो सो रहे थे वो ना तो एमसीडी के क्षेत्र में आ रहा है, ना वो दिल्ली से, तो डीडीए के क्षेत्र में आता है। तो डीडीए क्या कर रहा था इसका मतलब इतने सालों से? 12 साल से क्या कर रहा है डीडीए? आज ही क्यों पहुंचा वो तोड़ने के लिए? ये प्रश्न उठता है। ठीक है विपिन जी, एक जल्दी से एक बात बताइए सर। देखिए ये इस ब्लेम गेम से तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति ही होगी कि इसने यहाँ पर ये था, वहाँ पर ये था, इस दौर में इसकी सरकार थी, उस दौर में इसकी सरकार थी। मुझे लगता है कि क्रमशः जो इंक्रोचमेंट है यमुना फ्लड बैंक में, वो पिछले 25, 30, 35, 40 सालों में लगातार कंसिस्टेंसी से होते आया है। उसमें जो थोड़े जब से 93 में दिल्ली बना, विधानसभा बना दिल्ली का, उसके बाद चाहे वो बीजेपी का टेन्योर रहा हो, फिर बाद वो कांग्रेस का रहा हो, फिर आम आदमी पार्टी का रहा हो, इधर अगर 6 महीने साल भर से कम हुआ होगा तो उसका मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन थोड़े थोड़े करके सबके दौर में हुआ है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है सर, एक वोट बैंक होता है लोगों का। लोग आएंगे, उनके वोटर कार्ड बनेंगे तो आपके वो वोटर हो जाएंगे। ये लोग तात्कालिक फायदा लेने के लिए चक्कर में लॉन्ग रन के लिए अपना नुकसान कर ले जाते हैं और सोसाइटी का, राज्य का नुकसान कर जाते हैं। अब मसला यह है कि ब्लेम गेम से तो कुछ होगा नहीं सर, सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले 40-50 साल में दिल्ली की रूपरेखा कैसी होगी, दिल्ली रहने लायक रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात पर तय होगा कि यमुना कैसी होगी। निश्चित बात है। देखिए हम लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो यहाँ पर एक तरफ आपको जो अपने पर्यावरण को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ अगर ये अंदेशा जताया जा रहा है, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम संज्ञान कब लेंगे? जब बिल्कुल विलंब हो जाएगा और बिल्कुल आप कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और जब जितने जैसे ASI के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्जित है, उसी तरह से जब अगर फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट हो रखी है और भारी संख्या में, तो यहाँ पर क्या, और वो तो अगर देखिए वो भी एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि कोर्ट ने स्यू मोटो उसका कॉग्निसेंस लिया है या कोई दलील दी गई, वहां पर याचिकाकर्ता गए तब जाके उस पे कार्रवाई हुई है, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करा है। अगर स्यू मोटो लिया है कॉग्निसेंस, तो इसका मतलब है वाकई में बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। और यमुना फ्लड प्लेन्स पे अगर इस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब वाकई में जो इसका फाइबर है दिल्ली का, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन द डैमेज वुड हैव बीन डन। तो यही बात है कि अगर हम जैसे ASI
जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्जित है, कोई कायदे कानून बने हुए हैं, उसका अनुपालन होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये समय आ गया कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि आप सारी जिम्मेदारी ठीकरा उन लोगों पे फोड़ दें 15 लाख के आसपास जितने 94-95 कॉलोनीज हैं, तो वो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी। और सरकार को उस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। 10 सेकंड में, क्या जिन लोगों ने घर लिया, अभी मेरे एक जानकार ने दिल्ली के क्षेत्र में घर लिया, उसने 20-25 लाख में घर निपटा दिया 2 रूम का। तो मैंने बोला भाई तुमने घर क्यों लिया? तो उसने बोला मुझे मिला, हम लोग कुछ कागज पत्र देखे, बोला कुछ नहीं देखा, बोला कि नहीं ऐसे दे दिया, यहाँ तो सब ऐसे ही रहते हैं। तो बोले जिस दिल्ली आप 20-25 लाख में दिल्ली में अब घर आपको अगर 2 रूम का 2 रूम हॉल मिल जा रहा है, तो समझ यार उसको कोई पेपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो फिर अगर आज से 10-15 साल के बाद उन पर गाज गिरेगी तो उसमें दोष किसका होगा? लोगों को पता होता है कि भाई उनके साथ ये हो सकता है, फिर भी लोग खरीदते हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल, ये कड़वा सच है, हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और हार्ट्स ऑफ हार्ट सबको पता होता है कि अगर इस तरह से शॉर्टकट अपनाए गए हैं, तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पर अब इस समय क्योंकि राजधानी है और बड़े बड़े सपने सबने दिखाए हैं यहाँ पर, जिनकी भी सरकारें रही हैं और जो सर वही मैंने कहा ना कि कागज पत्तर सब कुछ दुरुस्त हो तो उस घर का कीमत 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 20-25 लाख में आपको मिल रहा है, तो 75 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। भाई शुभेंदु जी 10 सेकंड जल्दी से सर इस समस्या का स्थायी समाधान बता दीजिए आप। जो लोग विस्थापित किए जाए उनको घर मिलना चाहिए, उनको कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर। और साथ में ये भी सोचना है मेरा कि यमुना साफ होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पे यदि बड़े एक्शन इस तरीके के नहीं लिए जाएंगे तो यमुना कभी साफ नहीं हो पाएगी, कभी हम सुंदर यमुना के तट नहीं देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।